चलिए हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ये ज्योमेट्री का आपका सेकंड चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है जी, 6 चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन आई टेल यू अबाउट द 5th चैप्टर ऑल्सो। एंड बच्चे, इस चैप्टर में अपन लोग जानेंगे अबाउट द लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स आप देखोगे आपके जीवन में भरपूर उपयोग होता है, हर जगह इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है जो आपकी लाइफ में हर जगह आपको यूज होते हुए दिखेगा। आप देखोगे एक मिस्त्री जो घर बना रहा है वो भी लाइन्स एंड एंगल्स का उपयोग करता है। वो देखता है कि उसका जो घर है, उसकी जो ईंटें वो रख रहा है वो सारी की सारी एक सीध पे आनी चाहिए, लाइन पे आनी चाहिए। भैया टेढ़ी मेढ़ी होने की दिक्कत, तो मैंने क्या वर्ड बोला, लाइन पे, मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग कर रहा होता है। ठीक है जी, इवन आपका घरों में जो बोर्ड्स, आपका टेलीविजन लगाए जाते हैं, तो वो भी क्या करे जाते हैं, एक पर्टिकुलर एलिवेशन देखा जाता है कि भाई एंगल, उसका एंगल टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा। तो क्या देख रहे हैं वहां पे हम लोग, वी आर वॉचिंग देयर एंगल्स। कि एंगल फिर जानने के लिए हमारे पास क्या होता है, मर्करी मीटर होता है, उसके थ्रू हम जानते हैं कि हमारा एंगल हर जगह सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है जी, उससे वो चेक कर लेता है उसको। इवन जब तुम्हारी दीवारें भी लग रही होती तो भी वो एंगल्स को चेक करा जाता है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट टूल्स फॉर दैट। और आप देखोगे कि आपकी जब रोड्स बन रही होती तो भी एंगल दिखा जाता है, रोड्स को एक एलिवेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज यार नाले भी बनने हैं वहां पे, नालों से पानी जाना है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर एलिवेटेड वे में आपकी रोड बनाई जाती है हल्की सी। क्लियर है? तो फॉर दैट दे आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू वो देखते हैं कि कितना डिग्री एंगल बन रहा है ना एंड ऑल। अब आप देखो माउंट एवरेस्ट है जो आपका इतना बड़ा माउंटेन है, उसको क्या फीता लेके नापा होगा? फीता लेके तो नाप नहीं सकते। तो वहां पर भी हमने क्या करा, एंगल्स का, लाइंस का, इनका क्या करा, प्रयोग करा। तो इसका बहुत ही कॉमन क्या होता है, यूसेज होता है, एंड इट इज अ वेरी बेसिक थिंग इन द ज्योमेट्री हम जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है। कुछ चीजें आपने इसकी अपनी प्रीवियस क्लासेस 8th में और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप लोग, उन्हीं चीजों को थोड़ा को हम रिकॉल करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। फाइन, तो हम लोग जो हमारी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो बेसिक टर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको मजा भी आएगा चैप्टर पढ़ने में। बस ये है, साथ साथ आपको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है जी, क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आपका कहां से, लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन से। तो बेसिक टर्म्स क्या है बच्चे? सबसे पहले हमारा जो वर्ड है लाइन, इसी के बारे में हम जान लेते हैं। लाइन किसे कहते हैं? लाइन आपका किसे कहा जाता है कि अगर ये आपने क्या बनाया, एक लाइन बनाई, तो लाइन क्या होती है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ऐसी लेंथ है जो एंडलेस होती है, ना ही इसका एंड इधर है ना ही इसका एंड इधर है। ये बताने के लिए मैंने क्या बना दिया, इसके आगे एरो बना दिया। ये एरो चलता चलता आगे कहीं चला जाएगा, ये भी आगे चलती चलती कहीं चली जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे आपका, वी कॉल इट अ लाइन। हम इसे क्या कहते हैं, लाइन। ठीक, तो एक ऐसी लेंथ जिसका कोई भी एंड ना हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, लाइन बोलते हैं। तो लाइन does not have end on either of its sides। इसके दोनों साइड्स पे इसके कोई भी एंड नहीं होता, ये चलती ही जाती है। क्लियर है बात? फिर हम बात करते हैं बच्चे आपका रे की। किसकी बात करते हैं? रे की बात करते हैं। तो रे क्या होता है? रे एक ऐसी लेंथ है जो जिसका एक एंड पॉइंट होगा, बट दूसरी तरफ वो जलती ही जाएगी, दूसरी तरफ वो चलती ही आपका जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे आपका, वी कॉल इट रे। तो रे की अगर हम बात करें, रे ऐसे भी हो सकती है यार आपकी, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, रे का एग्जाम्पल है। इस लाइन को मैं नाम दे दूं ए बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, इस रे को सी डी नाम दे दिया। ठीक है, तो रे क्या होता है, हैव वन एंड पॉइंट एंड another end is endless। वो चलता ही जाएगा। ठीक है, यहां से पार हो जाएगा लखनऊ चला जाएगा, लखनऊ से और कहीं चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा दिल्ली को, लखनऊ को चला जाएगा, कहीं पे भी जा सकता है वैसे। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे अब लाइन सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं, लाइन सेगमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है लाइन सेगमेंट, क्या पता चल रहा है, लाइन सेगमेंट। और रे भी तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे मैं रेस की बात करूं तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए सन रेस। क्या बात होनी चाहिए, सन रेस। सन एक जगह है, सन एक जगह, वो अपनी क्या भेज रहा है, रेस भेज रहा है। तो रेस का क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा, बाकी तो उसकी जो रेस है वो एंडलेस जा रही है पूरे यूनिवर्स में, जा रही नहीं जा रही है, किसका,
सॉरी स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट है समवट, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वो आगे को जारी, कहां को जारी, आपका आगे को जारी। इसको भी मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूं, इट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, या किसी ना किसी जगह से आप देखोगे तो एक एंड पॉइंट ही कह सकते हो आप, इट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जहां पर वो क्या है, लिमिटेड है, जैसे रे है तो ऐसे निकल रही है आपकी, समझ गए। लाइन क्या होता है, एंडलेस है, दोनों तरफ चल रही है। लाइन सेगमेंट का मतलब वर्ड से ही समझो, इसके इसका मीनिंग ही समझो, इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं। सेगमेंट मतलब हिस्सा, सेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा, तो लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, सिंपल सी बात है। आपने इसका छोटा सा हिस्सा ले लिया साहब, यहां से इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका छोटा सा ये पार्ट उठा लिया, देखो छोटा सा पार्ट उठा रहा हूं तो मैं क्या बना रहा हूं, दो पॉइंट्स बना रहा हूं, नहीं बना रहा हूं, दो पॉइंट्स, इन्होंने क्या बनाया, लाइन सेगमेंट, इसको मैंने नाम दे दिया EF, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, हाफ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स। बात इतनी समझ में आती है सर आपको, ठीक है। अब लाइन को डिनोट कैसे आएगा, लाइन AB डिनोटेड बाय, हम AB के ऊपर क्या कर देंगे, इस तरीके से सिंबल बना देंगे, ठीक है जी। उसी तरीके से आप रे CD को डिनोट कैसे करोगे, एक तरफ एंड बना दिया, दूसरी तरफ आपने एरो बना दिया। लाइन सेगमेंट EF is denoted by EF, और इसके ऊपर आपने इस तरीके से एक लाइन बना दी, ठीक है जी। यहां डिनोटेड लिख देते हैं, चलो। पर हम जब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इतनी जगह हम ABEF लाइन या लाइन सेगमेंट आ रहे होंगे, रे बना रहे होंगे, तो हम हर जगह इस तरीके से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी हम बात करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a line AB, we will write, हम क्या लिखेंगे, सिंपल AB लिख देंगे, ठीक है, एंड रे CD को आप क्या लिखोगे, विल बी रिटन एज, इसको आप क्या लिखोगे, सिंपल CD लिख दोगे, एंड लाइन सेगमेंट EF इज रिटन एज, क्या लिखा जाएगा, सिंपल EF लिख दिया जाएगा। क्लियर है, इसमें हम ज्यादा कुछ फैंसी नहीं कर रहे होंगे, एरो नहीं बनाएंगे, स्ट्रेट अवे हम सीधा लिख देंगे ABCDEF, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, बट बता दिया जाएगा। एंड समटाइम्स आपका कभी ना आप लाइंस को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो, समटाइम्स वी कंसिडर या वी डिनोट sometime we denote line by small letter, स्मॉल अल्फाबेट से आप क्या करोगे, इसको डिनोट करोगे, जैसे L M N, कोई ऐसी लाइन है, आप इसे क्या बोल रहे हो, कोई L लाइन है, कौन सी लाइन है आपकी, L लाइन है, M लाइन है, N लाइन है, S लाइन है, ठीक है। इस तरीके से भी आप स्मॉल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हो। क्लियर है, चलो फटाफट से इसको कॉपी करेंगे बच्चे, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, we have 3 points, ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। मैंने क्या बनाई, अब एक लाइन बनाई, क्या बनाई है आपने, लाइन बनाई है, क्या ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके 3 पॉइंट्स किसी लाइन पे लाई कर जाते हैं तो आप उन्हें क्या बोलते हो, वी कॉल देम कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हो, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोला जाता है उसे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं आपका, थ्री और मोर पॉइंट्स
if lie on a same line are called collinear point, are called collinear, क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। डबल एल होगा, सॉरी ना। We call it कोलिनियर पॉइंट, ये डैश हटा दो यहाँ से। हमने क्या बोला? थ्री और मोर बोला, लिखा था ना, 3 or more points lie on a same line are called कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको हम लोग? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने आपके सामने और 3 पॉइंट्स डाल देता, ये एक पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट बनाया, क्या ये सेम लाइन पे लाई करेंगे? भाई ये दो तो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये दो तो कर रहे हैं। आपका दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को नाम देते कुछ ना कुछ। ये पॉइंट आपका ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ पे अगेन पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स किसी एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं? दे नॉट लाइंग ऑन अ सेम लाइन। भाई ये तो कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहा है इस पे। उसका मतलब मैं कहूँगा ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट है आपके, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब ही क्या होता है आपका? स्ट्रेट लाइन। जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे लीनियर मोशन, मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो एफ, अब ये क्या हो जाएंगे आपके? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? if 3 or more points, if 3 or more points doesn't lie on a line are called non-collinear points। क्या कहेंगे बेटा उनको? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। बात क्लियर है जी आपको? ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। एक्चुअल में हम ये लिख इसलिए रहे हैं बिकॉज आगे जाके ना आपका कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन चीज़ों का काफ़ी दफ़ा जिक्र होता है, ठीक है, कि ये कोलिनियर है या नहीं है। इन दैट केस फिर आपको बार बार बताया नहीं जाएगा यार 3 पॉइंट है, तो अभी से आपको दिमाग में रखना है कि कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं क्या है। वो पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाए उन्हें कोलिनियर बोलते हैं, जो नहीं करे उन्हें हमने क्या बोल दिया? नॉन कोलिनियर। अब बात करते हैं आपका एंगल्स की। तो ये तो हमने लाइंस के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे किसकी? आपकी एंगल्स की, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स बनते कब है? व्हेन वी जॉइन टू एंड पॉइंट ऑफ, when we join end point of two rays, end point of two rays, तो हमें क्या मिल जाता है? एक एंगल मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको? एक, भाई ये आपके एक रे थी, ये गई, और एक दूसरी रे ये गई, ये क्या मिला आपको? एक एंगल मिल गया। क्या मिल गया बच्चे आपको? एक एंगल मिल गया। दिस इज एंगल, दिस इज योर एन एंगल। और यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? We call it vertex of an angle। क्या बोलते हैं इसको? vertex of an angle कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा आपका? vertex of an angle कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? arm of angle। ये क्या होती है आपकी? आर्म, ठीक है। ये ए बी आर्म है और ये आपका ए सी आर्म, ठीक है जी। डिनोशन कैसे होगा? इसको डिनोट कैसे करेंगे? वी डिनोट इट, हम इसे लिखते थे एंगल
BAC, क्या लिखेंगे? एंगल BAC। एंगल BAC है, इसको डिनोट करा जाएगा। एंगल का साइन ये होता है और BAC ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। तो एंगल BAC लिखा गया इस तरीके से। AB और AC इसकी क्या है? आर्म्स है, ठीक है। A इज वर्टेक्स ऑफ एंगल BAC, इसका वर्टेक्स है, एंड AB एंड AC आर आर्म्स ऑफ एंगल BAC। तो किसी एंगल की आर्म क्या होती है? क्लियर है जी बात? जो आपके एंड पॉइंट से दो रे निकली हैं, इसकी आर्म्स है, और जो एंड पॉइंट होता है दोनों का जहां ज्वाइन हो रहा होता है, दैट इज देयर वर्टेक्स। उस एंगल का क्या होता है? वो वर्टेक्स होता है। बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स की जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फटाफट से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहला एंगल होता है दैट वी हैव इज एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है बच्चे आपका? एक्यूट एंगल है। अगर आपका जो एंगल है, उसका जो मेजर है, जैसे मान लो ये एंगल आपका क्या है बच्चे? x है। ये एंगल क्या है आपका? ये एंगल x है, और इस x एंगल की जो वैल्यू है, इस x एंगल की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से बड़ी है, 0 डिग्री से बड़ी है, और 90 डिग्री से क्या है? छोटी है। आपने ये देखा ना, इसमें देखो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेंगे आपके, जैसे ये एंगल्स बनते हैं यहां से 90 से 0 के बीच में जितने भी एंगल्स आपके बनेंगे, ये क्या होंगे? सारे के सारे वी कॉल देम एक्यूट एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्यूट एंगल्स। और अगर एंगल आपका स्ट्रेट अवे ये बना, दैट इज 90 डिग्री। क्या बना बच्चे आपका एंगल? 90 डिग्री बना, तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? राइट एंगल। हमने क्या बना दिया? अगर ये एंगल बना दिया आपका, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? राइट एंगल। और अगर 90 से बड़ा, कहां से बड़ा बच्चे? ये 90 है, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो ना, 124 ये बनता जा रहा है, 143, इस तरीके से 166, 170, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ऑब्ट्यूस एंगल। वी कॉल इट ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर ये बन गया आपका 180 बन गया, क्या बन गया आपका? 180 डिग्री बन गया एंगल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो क्या हुआ? 90 से छोटा, 0 90 के बीच में एक्यूट, 90 पे एग्जैक्टली राइट एंगल, 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। एक और आज आप पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चे आप? रिफ्लेक्स एंगल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हटा देते फिलहाल, तुम हट जाओगे यार, हट गया। तो दिस इज योर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चे आपके? जब x की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है। नाउ सेकंड कम्स योर राइट एंगल। राइट एंगल कब होगा? जब एग्जैक्टली आपका एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो राइट एंगल हो गया जब आपका इसको मैं ले लेता हूं आपका क्या? P ले लेते हैं। तो P किसके बराबर है अभी? 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है बच्चे आपका? 90 डिग्री के बराबर है। थर्ड वन इज योर, थर्ड इज योर राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल, कौन सा एंगल है बच्चे आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? जब आपका जो ये एंगल है, अच्छा आप देखो मैं कैसे बना रहा हूं, यहाँ पे एक एरो बनाऊंगा हमेशा। क्या बनाऊंगा? हमेशा इस तरीके से एरो बनाऊंगा। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स। अगर यही, अगर मैं एरो क्या बनाऊं, ऐसे नीचे की तरफ बना दूं, तो इन्हें हम नेगेटिव एंगल्स बोलते हैं। तो अभी हम डील करने वाले सारे के सारे विद पॉजिटिव एंगल्स से। किससे डील करेंगे अपन लोग? पॉजिटिव एंगल्स। तो ये एरो जैसे कि क्या है, कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में बन रहा है आपका? भाई घड़ी ऐसे चलती तो क्लॉकवाइज ऐसे होगी, उल्टी चली तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे, तो पॉजिटिव एंगल्स कहते हैं इसको। अभी के लिए बस इतना जान लो, ज्यादा इसको कंफ्यूज मत होना इसको लेके। फिर यहाँ पर ले लिया हमने केवल क्यू एंगल है कोई, तो ये जो क्यू एंगल होगा, अगर ये ऑब्ट्यूज है तो इसकी वैल्यू बेटा 90 से बड़ी और 180 से छोटी हो जाएगी। 180 से क्या हो जाएगी आपका? छोटी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ इनको नाम दे दूं, मैंने नाम दिया जैसे ABC, तो B मेरा यहाँ वर्टेक्स है, मैंने इसको नाम दिया XYZ। क्या नाम दिया इसको? XYZ।
तो y मेरा यहाँ वर्टेक्स है, मैंने इसको नाम दिया आपका DEF, तो मेरा वर्टेक्स क्या बच्चे यहाँ पे E है, ठीक है जी। देन आपका कम्स फोर्थ, दैट इज स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रेट एंगल कब होता है? जब आपका जो एंगल होता है कितना होता है बच्चे आपका 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक यहां पर देखो ना, ये एक रे थी, दूसरी रे भी है, दोनों रे मिलके क्या बना रही है? लाइन बना दे रही है। दोनों रे मिलके क्या बना रही है? लाइन बना दे रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। मान लो एंगल क्या आपका आर लेते हैं, आर कितना आपका 180 डिग्री है, ठीक है। देन कम्स फिफ्थ, दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। ये भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो एंगल आपका 180 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब आप बोलोगे ऐसे एंगल कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे एंगल ऐसे बनाएंगे। आपने एंगल बनाया तो आप बोलोगे सर ये तो कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट हो गया। पर मैं एंगल क्या बना रहा हूं? ऐसा बना रहा हूं। ये है एंगल, ये एंगल मैं बोल रहा हूं। ये भी तो एंगल है ना। जब आप ये बना रहे थे, अगर आप दो, आपने क्या बनाई? रेज बनाई इस तरीके से, दो रेज लिया, उनका सेम एंड पॉइंट लिया, तो एंगल में इसको भी तो कह सकता हूं। ये भी तो एंगल बन रहा है, दोनों जगह एंगल बन रहे हैं। तो ये जो एंगल आपका बना, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्स एंगल। और इसकी जो वैल्यू होगी, एस ले लेते हैं इसको, इसकी जो वैल्यू होती है वो किससे बड़ी होती है बेटा? 180 से बड़ी होती है। और किससे छोटी होती है? 360 से बड़ी होती है, ठीक है। 180 से कैसे बड़ी हो? आप देखो ना, ये जो एंगल होगा अपने आप 180 से बड़ा नहीं है। 180 कितना होता? देख 180 कैसा होता? अगर मैं इसको ऐसे खींच लूं तो ये 180 होता, ये क्या होता आपका? 180 होता। ये क्या बन गया आपका? 180 से बड़ा हो गया। देखो ना, इतना 180 है वाइट तक, इतना 180 था, ये इससे बड़ा ही नहीं, और 180 प्लस ही तो जा रहा है। एंड द फाइनल वन इज योर, छठा जो होता है, दैट इज योर कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा बच्चे आपका? ये एक रे बनाओगे आप इस तरीके से, यहां पर इसको हम ले लेते हैं टी, तो टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इज योर कंप्लीट एंगल। तो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स दैट वी हैव, ठीक है। अभी बात करते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। पहले आप जरा इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा वो पढ़ा अभी रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ा बच्चा हमने? रिफ्लेक्स एंगल। तो हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल के, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्स एंगल अभी मैंने आपको बताया था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं जी? इस तरीके से, इन एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मान लीजिए अगर ये x है, ये एंगल क्या आपका? x ले लें, इसको p ले लेते हैं, चलो। ये एंगल अगर आपका p है, तो ये एंगल की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी आपका? इट विल बी इन बिटवीन 180 से बड़ी होगी और 360 से बेटा छोटी होगी। 360 से क्या होगी आपका? छोटी होगी। बात इतनी समझ में आती है आपको? अब आपको बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिया हमने? फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ABC if angle ABC is equals to 70 डिग्री। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। 70 डिग्री कैसा एंगल है बेटा? इट इज एन एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो 70 डिग्री एंगल आपने बना दिया। इसको कैसे लिखें? ABC कैसे लिखते हैं? यहां पे A लिखोगे, जहां पर B बीच वाली टर्म आती है वो आपका वर्टेक्स हो जाता है। B क्या हो जाता है आपका? वर्टेक्स। ये आर्म यहां से स्टार्ट करी, AB एक आर्म है, दूसरी आर्म क्या है आपकी? BC से हम कहते हैं आर्म ऑफ द एंगल, और ये हो गया आपका वर्टेक्स। एंगल है आपका 70 डिग्री। आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालना है? ABC का रिफ्लेक्स। अभी अभी आपको क्या बताया गया? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये अगर ABC एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चे? ये एंगल क्या होगा? इसका रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। आपको इस एंगल को क्या करना है बच्चे? फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालोगे? अब ध्यान से देखो, आपको क्या बताया गया था इससे पहले अभी कि इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। दिस इज 360 डिग्री। कितना है बेटा आपका? तो पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। तो पूरा का पूरा 360 होता, बट इसमें से अगर मैं बीच में 70 हटा दूं तो ये बचा हुआ ऑरेंज वाला पोर्शन आएगा नहीं आएगा? दिस इज अवर रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है किसी भी एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल ABC अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? 360 डिग्री में से, किससे बेटा? 360 डिग्री में से आप क्या करेंगे? ये पूरा 360 डिग्री, दिस इज योर पूरा का पूरा 360 डिग्री। तो आप ये व्हाइट पोर्शन, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये व्हाइट वाला पोर्शन हटा दोगे इस ऑरेंज वाले में से, ऑरेंज और व्हाइट से जो सर्कल बन रहा है,
तो आपको ये रिफ्लेक्स एंगल ही तो निकल के आएगा, और ये वाइट पोर्शन कितना एंगल है, इट इज 370 डिग्री। तो अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल एबीसी निकालना है तो आप 360 डिग्री में से क्या कर दो, एंगल एबीसी माइनस कर दो। आप क्या माइनस करोगे, एंगल एबीसी आप माइनस कर दोगे, तो व्हाट यू विल गेट 360 माइनस एबीसी कितना बेटा 70, द आंसर इज 290 डिग्री। इसका मतलब आपका रिफ्लेक्स एंगल एबीसी कितना आ रहा है, 290 डिग्री आ रहा है। बात क्लियर है? हाँ। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल PQR इफ एंगल PQR, एंगल PQR आपको कितना गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्राई करेंगे। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई कर बताता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल PQR, अभी मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल PQR, तो सबसे पहले PQR बनाए थे, दिस इज PQNR, गलत बन गया, ये तो एक्यूट बना दिया। ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसा है बेटा, तो ऐसे बनेगा PQR। तो एंगल कितना बना बेटा, ये बना हमारा 130 डिग्री। कितना बना 130, थोड़ा सा इधर को होगा, 130 बन गया। कितना बन गया 130। आपको क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स क्या होगा आपका PQR का, दिस वन, दिस इज PQR का रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज PQR का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल PQR कितना हो जाएगा जी आपका, अभी अभी आपको बताया था, किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, आपको PQR का रिफ्लेक्स निकालना था। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, आप 360 डिग्री में से जिस एंगल का आप रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहते हो उसी को क्या कर दो, माइनस कर दो, उसी को कर दो आप माइनस कर दो। तो PQR कितना है बेटा हमारा, इट इज 130। तो 130 360 में से माइनस करेंगे, इट विल बी 230 डिग्री आ जाएगा। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल PQR कितना आ गया 230। और हमेशा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 के बीच में होगा, ये याद रखना। ठीक है जी, बात समझ में आती है? चलो इसे कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप्स के हमारे एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इफ सम ऑफ, मैंने एक वर्ड लिखा पेयर, मतलब आपके पास क्या है, दो एंगल्स है। कितने एंगल्स है आपके पास, दो। पेयर का मतलब समझते हो ना, जस्ट लाइक यू हैव योर सॉक्स हो गए, शूज हो गए। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, पेयर्स में होते हैं ना, दो होते हैं हमेशा, जोड़ी जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, तो पेयर्स की हम बात कर रहे हैं। सो इफ सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल्स, मतलब हमारे पास जो दो एंगल है, ठीक है, इफ सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल्स इज कितना 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड, तो हम उन दोनों एंगल्स को कहेंगे, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स। अभी तक मैं ऑब्ट्यूज एंगल की, एक्यूट एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा था, तो मैं केवल एक एंगल की बात कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है भैया, जिसका मेजर किसके बीच में हो, आपका 180 और 90 के बीच में, उसे हमने ऑब्ट्यूज एंगल कह दिया। ठीक है जी, ये तो कहा। तो इसी जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ माइनस, सॉरी नॉट माइनस, 130 डिग्री आपका कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मैं बोल रहा हूँ 65 डिग्री कैसा एंगल होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। 65 डिग्री कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। 250 डिग्री कैसा एंगल होगा, एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंगल, बट जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स, मैं दो एंगल्स की बात कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, सो if sum of pair of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles। ठीक है जी, जैसे कि आपका A आपका कोई एंगल है, ठीक है, A कितना है 30 डिग्री एंड B कितना है आपका, इट इज 60 डिग्री। A प्लस B कितना आ रहा है आपका, 30 प्लस 60 विल बी 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप लिख रहे हो इफ A एंड B आर टू एंगल्स, कुछ इस तरीके से दो एंगल्स हैं आपके पास कि A 30 और B 60 है, और A प्लस B कितना है 90 है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर आप कह सकते हो A एंड B आर कैसे एंगल है,
ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात इतनी क्लियर है जी आप लोग को? फाइन। फिर हम बात करते हैं आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, या उससे पहले एक क्वेश्चन ले लें बेटा इस पे। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, और एक और चीज समझो, यहां पर मैं कहता हूं ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसको क्या कहा जाता है? ए क्या है? बी का एक कॉम्प्लीमेंट है। ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू बी कह दिया जाता है, या बी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ए भी कह दिया जाता है। ठीक है जी। तो हियर ए इज complement of B, or you can say B is complement of A। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अगर आपको ये बोलता है अगर A कॉम्प्लीमेंट है B का, तो ये क्या इंप्लाई करता है? दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इन दोनों चीजों का मतलब क्या है बेटा? अगर 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 क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है B का और B कॉम्प्लीमेंट है A का, मैं बोल रहा हूं कि एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है? उन दोनों का सम, उन दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चे? 90 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है? तो इस भाषा का अगर प्रयोग करा जाएगा तो क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। आपके पास एक एंगल है 55 डिग्री, आपको इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल find measure of angle which is 36 degree more than its complement। ठीक है, चलो यू गाइस कैन ट्राई। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेट एक्स बी कॉम्प्लीमेंट, आपने एक्स क्या मान लिया? इसका कॉम्प्लीमेंट मान लिया। एक्स बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। तो हेंस अगर ऐसा है एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने कहा था ना अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है? इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 55 कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। एक्स कितना हो जाएगा? 90 माइनस 55, तो आंसर विल बी 35 डिग्री। कितना आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट? 35 डिग्री है। कितना आ गया? 35। समझ में आ रही है बात? हाँ। नेक्स्ट अगला का सवाल है, फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। आप वो एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज्यादा है। जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। आप ऐसा कर लो, दो एंगल है ना, दो एंगल की बात करें, और कैसे एंगल्स की हम बात करें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें। कैसे एंगल्स की बात करें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें। मुझे बताओ, अगर एक एंगल x होगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स ही तो होगा। बात समझो, अगर एक एंगल a है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस b होगा। सॉरी, दूसरा अगर b को मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस लिखूंगा, सॉरी मैं बात। a अगर 90 है तो b को क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस a। तो वैसे ही आप लिखेंगे इफ, यहां हम लेट कर लेते हैं, let two complementary angles be एंगल्स भी, एक x है एंड दूसरा क्या है आपका? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स है। अब आपसे क्या बोलता है? फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो कितना ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से? 36 ज्यादा है। ठीक है, जो कितना ज्यादा है आपका? 36 ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं x वो एंगल है, x वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है?
36 ज्यादा है, तो x है ना, ये x है। दूसरा एंगल क्या है बच्चे आपका, 90 माइनस x है। कितना एंगल आपका, ध्यान से सुनना आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एक को आपने x मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया बच्चे आपने 90 माइनस x मान लिया। फिर आपको कंडीशन क्या देता है, आपको कंडीशन ये देता है कि जो एंगल x है वो अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उससे कितना ज्यादा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उससे कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है बेटा। बात समझ में आती है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। द आंसर विल बी, इस x को इधर ले आओगे 2x हो जाएगा, 90 प्लस 36 विल बी 126, 2 से इसे काटा, आंसर कितना आ जाएगा 63 डिग्री। 126 को बच्चा कैसे कह रहा है, खुद सोचो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, उनका सम ही 90 होता है, तुमने एंगल ही 126 बना दिया, उसको 90 से ऊपर कर दिया, तो वो तो गलत हो गया ना बेटा। हाँ चलिए कॉपी करेंगे इसको। तो हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब हम पढ़ लेते हैं आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, वहां दो एंगल का सम कितना आ रहा था 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री। अगर 180 आ जाए देन वी सेड टू बी, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कह देंगे बेटा आपका, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है जी आप लोग को, ठीक है। देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने बोला, एक एंगल आपके पास x है, x कितना है बेटा आपका, इट इज 110 डिग्री एंड y कितना है आपके पास 70 डिग्री, तो x प्लस वाई कर दो, कितना हो जाएगा 110 प्लस 70 कितना हो गया 180। तो देयरफॉर x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूंगा, जब मैं या आप हम सब लोग सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, तो हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंगल जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहां पर x इज सप्लीमेंट ऑफ y, और आप कह सकते हो y इज सप्लीमेंट ऑफ x। इसका मतलब क्या, इट मींस x और y का सम, इट मींस x प्लस वाई कितना होगा बच्चे 180 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे वहां पर अब जब भी आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लोगे, आप x और y मत लो, आप ऐसे ले लो, एक x है दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x, तो वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल के साथ है, अगर एक x ले रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। अगर आपको दो फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम क्या मान रहे थे, फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स if one angle is x, then another is 90 minus x, ठीक है। in the same way for supplementary angle, if one angle is x, then another will be 180 minus x। बात समझ में आ रही, अगर एक x है दूसरे का हो जाएगा 180 माइनस x, दोनों को जोड़ो आंसर क्या आएगा 180, यहां पर x और 90 माइनस x को जोड़ो आंसर कितना आएगा 90 आ जाएगा। सॉरी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स को लेके भी।
क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड measure of an angle which is 30 degree less than its supplement. ठीक है, ट्राई कर लो। चलिए देखते हैं फिर इसको यार। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट से कितना कम है, 30 डिग्री कम है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x एंड 180 माइनस एक्स बी टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल आपने लेट कर लिए। फिर आपसे क्या बोलता है कि आपसे बोल रहा है कि विच इज, जो एक एक्स है ना, एक जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एक्स सप्लीमेंट्री एंगल है, वो अपने दूसरे एंगल से 180 माइनस एक्स, दैट इज दूसरा एंगल क्या आपका 180 माइनस एक्स से कितना छोटा है, कितना कम है, 30 डिग्री कम है। ये तो बोल रहा है वो, बात समझ में आ रही है आपको? ये तो कहना चाह रहा है फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, जो कि अपनी सप्लीमेंट से, एक्स का सप्लीमेंट क्या है बेटा, एक्स का सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स है। हम तो बोल रहे हैं ना कि एक्स और वाई दोनों सप्लीमेंट एक दूसरे के, तो एक एक्स है अगर एक एंगल तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स। तो बोलता है एक्स अपने सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स से कितना छोटा है, 30 डिग्री छोटा है। तो आपने लिख दिया इसी इंफॉर्मेशन को। अब इस माइनस एक्स को इधर लाओगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 180 में से आप क्या कर लो, यहाँ से 30 माइनस कर लो, तो 2x बराबर 180 में से 30 का कितना बचा 150 बचा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो x कितना आ जाएगा 75 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है जी? हाँ, कॉपी करेंगे फिर इसको आराम से। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, एंगल्स आर इन रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में है। ठीक है, फाइंड द एंगल्स, आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल्स। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप लोग, मैं ऐसे लिखता हूं 10/15, इसको क्या और सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? 2/3। तो एक्चुअल में 10/15 किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 2/3। 2/3 का मतलब है 2:3, 2 रेशियो, ये तो होता है 2/3 का मतलब। ठीक है, तो अभी जो 2:3 था वो 2/3 है। कितना है आपका 2/3? ये 2/3 10/15 के बराबर है। किसके बराबर है आपका? अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि 10 और 15 क्या है, दो बच्चों के मार्क्स हैं। क्या हुआ, एक टेस्ट हुआ 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, जिसमें ये किसके मार्क्स है हमारे, पीयूष के, ठीक है, और ये किसके मार्क्स हैं, कृष के। नहीं यार, लोग विश्वास कर लेंगे चीज को। एनी के बताते हैं, एनी के मार्क्स हैं 15, और ये किसके मार्क्स है, मान लो समीर के। ठीक है जी। तो अभी तक जो कोचिंग में टेस्ट होते आ रहे थे, तो तुम लोगों को पता है मार्क्स अच्छे कौन लेती आ रही थी, एनी अच्छे मार्क्स ला रही है। तो तुम बिलीव कर लोगे कि एनी के 15 में से 15 मार्क्स हैं और समीर के 10 में से 10 मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैंने उनके मार्क्स का रेशियो निकाला, उनके मार्क्स का निकाला, रेशियो निकाला, तो वो कितना निकल गया, 10/15 मैंने लिखा, बट कट पिट के आंसर क्या है 2/3। तो मुझे आप ये बताओ, क्या समीर के मार्क्स 2 आए होंगे टेस्ट में या फिर एनी के 3 आए होंगे? ये तो रेशियो है ना, मार्क्स तो ना है। क्या है उनके मार्क्स का रेशियो? आप खुद ही बोलोगे नहीं यार, एनी के तो 3 मार्क्स आ नहीं सकते 15 में से, समीर के 15 में से 2 तो नहीं आ सकते। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हारा नाम इसलिए लिखा, वहां पॉसिबिलिटी हो रही थी।
क्रिस खुश हो रहा है, बेशर्म आदमी, मजाक बन रहा था। तो समीर और एनी के मार्क्स एक्चुअल में क्या है, 2 और 3 नहीं है, वो कहते 10 और 15। ये 2 और 3 कैसे आया होगा, जब इन दोनों में से कोई एक कॉमन चीज क्या हुई होगी, कैंसिल आउट हुई होगी। तो ये 10 और 15 कब आएगा, जब दोनों में तुमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही तुमसे क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना, मतलब सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वापस इनके नंबर आ पाएंगे, तभी तो वापस ये नंबर आ पाएंगे। मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे यहां पर देखो, आपसे बोलता है रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, आपसे क्या बोल रहा है, सॉरी एंगल्स, रेशियो ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रहा है 3:2। तो मतलब दो एंगल रहे होंगे, उनका रेशियो 3/2 है। तो क्या वो एंगल एक 3 डिग्री या 2 डिग्री रहा होगा ना, ये तो रेशियो है। क्या है बच्चे आपका, रेशियो कब आता है, जब कोई कॉमन चीज उनसे क्या हो गई हो, कैंसिल आउट हो गई। कोई कॉमन चीज उनसे क्या हो गई हो, कैंसिल आउट। मान लो इसमें ए और ए दोनों में कॉमन क्या था, ए और ए, कोई नंबर रही होगी ए और ए, वो दोनों क्या हो गई आपकी, कैंसिल आउट। तो एक्चुअल में जो नई नंबर थी, मतलब पुरानी नंबर थी, वो क्या थी, 3 और क्या थी आपकी, 2a थी। तभी तो ए और ए कट के रेशियो क्या है, 3/2 निकल के आया। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको गिवन है, कितना है, 3:2 है। तो देन हम इनके एंगल्स को क्या मान लेंगे, देन द एंगल्स आर, देन लेट द एंगल्स बी, अपने एंगल्स क्या मान लिए, ये 3:2 रहा ना बेटा, 3/2 उनका रेशियो, एंगल्स का ये क्या है, रेशियो है। इसका मतलब उन एंगल्स में कुछ ऐसी चीज कॉमन होगी ऊपर नीचे, जो क्या हो गई होगी, कैंसिल। उस कॉमन चीज को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स, क्या मान लेता हूं, एक्स। तो इसका मतलब एंगल ओरिजिनली क्या रहे होंगे बेटा आपका, 3x रहा होगा, और दूसरा एंगल क्या रहा होगा, 2x रहा होगा। तो आप एंगल्स क्या मानोगे, लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। अगर कभी भी आपको ऐसा रेशियो में दे दें, ऐसा बोल दे कि मेरी एज का रेशियो और आपकी एज का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। 2:2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपकी और मेरी उम्र का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो क्या मेरी उम्र 2 साल है, तुम्हारी 1 साल है क्या, नहीं है ना। एक्चुअल में कुछ कॉमन चीज होगी दोनों में, कुछ कॉमन चीज होगी। मान लो y है और यहाँ पे y है, तो आपकी मेरी y उम्र थी 2y और तुम्हारी उम्र थी y। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 2/1। तो दोनों चीजें सेम थी। इसी तरीके से अगर कभी भी आपको रेशियो गिवन हो किसी भी दो चीजों का, तो इसका मतलब तो ओरिजिनल चीज क्या रही होगी आपका, आप उसको किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल से 3:2 के रेशियो में था, तो एंगल्स क्या रहेंगे, 3x और 2x रहे होंगे। बात समझ में आती है, फाइन। अब बात करते हैं आगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल से ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लो, ये दोनों कैसे एंगल्स है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 5x बराबर 180, तो 5 से आप इसे कैंसिल करोगे तो x कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, फिर कितना बचा, 36 आया। अभी आपका कोई एंगल नहीं निकला है, ये x की वैल्यू निकली है। एंगल्स आपके क्या थे, एक एंगल था 3x और दूसरा एंगल था 5x। 3x कैसे निकलेगा, 3 × 36 करके, 5x कैसे निकलेगा, 5 × 36 करके। 3 × 36 कितना हो जाएगा बेटा, 72 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा आपका 100, भैया 2x है वो, कितना है, अच्छा मैंने 3x और 2x सॉरी है। सॉरी सॉरी, ये 2x हो जाएगा। तो 2 × 36, और ये मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, मैं वापस से कर देता हूं। तो एंगल्स हो जाएंगे आपके, एंगल्स विल बी 3x, 3 × 36 दैट विल बी 108 डिग्री। एंड दूसरा एंगल क्या था बेटा आपका, 2x था। दूसरा एंगल 2x, 2 × x कितना है, 36, दैट विल बी 70। 72। फाइन। तो ये आपके दो एंगल निकल के हैं। बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो ये आपके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है जी। केवल एनसीईआरटी में दे रखा है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, क्वेश्चन नहीं दे रखे, बट कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे इसको। नाउ वी हैव आपका अनदर टाइप ऑफ एंगल्स या अनदर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी तक हम पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ रहे थे,
तो पेयर ऑफ एंगल्स में हमने किन किन एंगल्स की बात करी है? जब हम पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने किसकी बात कर ली? हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर ली, वो एंगल्स जिनका सम कितना है 90 डिग्री आ जाए, वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए। फिर हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, सप्लीमेंट्री एंगल्स थे वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाए। नाउ विल स्टडी एडजेसेंट एंगल्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? तो ये सारे के सारे क्या पढ़ रहे हैं हम? पेयर ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा आपका? पेयर, मतलब हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स नाउ, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, वर्ड से क्या पता चलता है? एडजेसेंट मीन्स अगल बगल, ठीक है। एडजेसेंट मतलब आपके बगल वाला कौन है या साइड वाला कौन है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? अगर आपका इफ यू हैव टू एंगल्स, आपके पास दो एंगल्स हैं सच दैट उनकी ना एक आर्म कॉमन है। एक आर्म क्या है? कॉमन है। आई टोल्ड यू गाइस, अगर ये एंगल है बच्चे तो ये उसका वर्टेक्स होता है। एंगल का क्या होता है? वर्टेक्स होता है। एंड ये क्या होता है? एंगल की आर्म होती है, ARM, आर्म, ठीक है। तो अगर दो एंगल, इफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स हैं आपके हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। वर्टेक्स दोनों का बेटा सेम रहने वाला, कॉमन वर्टेक्स है। एंड हैव वन आर्म इन कॉमन, ठीक है। एंड हैव वन कॉमन आर्म, तो हम उन्हें क्या कह देंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको लिखना है, ये चीजें आ जाएंगी एग्जाम में, बस आपको समझना है एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है, ध्यान समझना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कुछ। तो ये है आपका, ये देखो एक एंगल ये है आपका, एक एंगल ये बना आपका। इस एंगल को आपने बोला x, क्या बोला बेटा आपने? x बोला। एक तो ये x कौन बना रहा है? ABC। AB और BC आर्म मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका एंगल ABC मिला रहे हैं, ठीक है। एंगल x बना रहे हैं। उसी तरीके से आपका ये बन गया आपका DBC, एंगल सॉरी ये DBA। कौन सा एंगल बना? DBA। ये एंगल क्या बना आपका? y। क्या बना बच्चे आपका? एंगल y बना। तो ये जो दो एंगल्स हैं आपके x और y, ये क्या है? दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या? B है। कॉमन आर्म क्या है दोनों की? AB। AB जो आर्म है वो एंगल ABC की भी, और AB आर्म किसकी है? DBA की भी है। तो ऐसे एंगल्स x और y को मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल देम एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उन्हें? तो ये दो कैसे एंगल्स हैं आपके? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हियर x and y are adjacent angles। x क्या है बेटा? x है आपका एंगल ABC, एंड y क्या है बच्चे आपका? y है आपका एंगल DBA। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सम ऑफ जो एडजेसेंट एंगल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अगर आप इन दोनों एंगल्स को जोड़ दोगे, इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आता है? वो बराबर आता है ये आर्म और ये आर्म, जो मतलब जो इनकी नॉन कॉमन आर्म जो एंगल बना रही थी उसके बराबर आता है, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, आगे जाके इन्हीं का हम प्रयोग कर रहे होंगे, इन्हीं का हम यूज करेंगे। कोई ऐसा लिखने को एग्जाम में नहीं आएगा यार कि एडजेसेंट, हाँ ये बोल सकता है कि बता दो एक्स के एडजेसेंट कौन सा एंगल, इतना पूछ लेगा, ऐसा कोई डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछने वाला। बट आपको ये बताना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स होते क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? दो आपके पास कोई एंगल्स हैं, अगर दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है। दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है। और दोनों की एक आर्म क्या है? कॉमन है, सेम है दोनों की एक आर्म। तो वो जो दो एंगल्स आपके बने हैं वो दोनों कैसे एंगल्स होंगे? आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। बात समझ में आती है? तो और फिर एक और बात मैंने आपको बताई कि ये जो एंगल है दैट इज एंगल DBA और आपका प्लस एंगल ABC, एंगल ABC, इन दोनों का आप सम करोगे, इसका और इसका ही किसके बराबर होंगे? टोटल इस पूरे एंगल के बराबर होंगे, दैट इज एंगल DBC के। एंगल क्या बना? DBC एंगल बना, इसके बराबर होंगे। बात समझ में आती है? फाइन। तो जी
ये किसका एग्जांपल है आपका एडजेसेंट एंगल का। जैसे मैं एक और आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये लिखा हमने, दिस इज एक्स वाई जेड। तो मुझे बताओ कौन कौन से यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स हैं। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड, वाई एंड जेड। कौन कौन से यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स है। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है एक्स और वाई, बिकॉज ये दोनों की ये कॉमन नाम है, ठीक है, और दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। एक्स एंड वाई है, एक्स और जेड नहीं, बिकॉज एक्स और जेड का कोई कॉमन नाम नहीं है, तो एक्स और जेड नहीं है। वाई और जेड है, बिकॉज वाई और जेड की ये क्या है बच्चे, आपकी कॉमन नाम है, तो वाई और जेड कैसे एंगल्स हो गए आपके, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। बात समझ में आती है। चलो इसे कॉपी कर लेंगे फिर। नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चौथा हमारे पास क्या भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी एक तरीके के एडजेसेंट एंगल्स है। कैसे हैं ये, इफ non-common arm of adjacent angle forms a line, then pairs of angle are called, then the angles we have, then the adjacent angles are called, जो adjacent angle है आपके, then the adjacent angles are called linear pair of angles। क्या बोलते हैं उन्हें हम, मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो और समझ में आएगा। linear pair of angles। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो है बच्चा आपका एक तरीके का एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे एडजेसेंट एंगल्स क्या बताया था अभी मैंने, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स है और ये वाई, ये दोनों कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है। अगर हम क्या करें, ये वाली जो रे है, ये वाली जो आपकी रे है, इसको हम क्या करें बेटा, इसको पकड़ के कुछ ऐसा ले आए, ठीक है, इसको तो आपने ऐसे ही रहने दिया, इस रे को पकड़ के आप, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आप लोग को, ये था ऑरेंज कलर से, ठीक है, इस रे को आपने ऐसे कर दिया कि एक लाइन बन गया। क्या बन गया, लाइन बन गया, ठीक है। ये भी ये जो आर्म है वाई की है, ये वाली जो आर्म है ऑरेंज वाली वो एक्स की है, ठीक है। दोनों नॉन कॉमन आर्म है, कैसी आर्म से, नॉन कॉमन आर्म से। अब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना रही है आपका, एक लाइन फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, लाइन फॉर्म कर रही है। तो अब ये जो एंगल्स होंगे एक्स और वाई, इन्हें हम बोलेंगे आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और कैसे बन सकते हैं, अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है और उसमें आपने करा एक रे बना दी, एक क्या बना दी बच्चे, एक पॉइंट लेके एक रे बना दी, जो दो ये एंगल्स बनेंगे, ना हम क्या बोलेंगे आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हालांकि अगर आप बोलो कि सर क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है, हाँ जी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स की क्या डेफिनेशन बताई मैंने, दोज एंगल्स हैविंग सेम कॉमन पॉइंट या वर्टेक्स दोनों का सेम होगा और नॉन कॉमन आर्म एक कॉमन आर्म होगी, और क्या होगी, एक उनकी क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। क्या सेम होगा आपका, वर्टेक्स होगा एक, तो कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन आर्म होगी एक। बात समझ में आती है, इट इज अ एडजेसेंट एंगल आल्सो। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बात करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, आपकी एक लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन है आपकी ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, इस ओ पॉइंट पे। किस पे क्रॉस कर रही हैं, ओ पॉइंट पे आपकी क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नाम देता हूं मैं ए ओ बी, ये सी और डी। ये लाइन है मेरी ए सी और दूसरी लाइन है मेरी बी डी। तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल या पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली ऑपोजिट। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए आपका, ये लाइन होनी चाहिए। दो लाइनें जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें जब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो ये और ये एंगल इधर जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। आप इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल मत समझना। जैसे ये लाइन है आपका, ये जा रही है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, और आपका ये है। कहीं आप बोल पड़े सर ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अगर मैं इसको एक्स और वाई बोल रहा हूँ, नहीं, एक्स एंड वाई आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन नहीं है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट के इधर और इधर देखो, ये जो चार एंगल बन रहा है आपका, 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और ये देखो ना, ऐसा क्या बन रहा है, वी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, वी, यहाँ पे वी। तो ये दो जो वी के इधर उधर एंगल, दो वीज पे जो एंगल बन रहे हैं, इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है बात। उसी तरीके से आप इसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो। ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है। तो वी हैव एंगल AOB एंड COD आर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑल्सो। और कौन से आपके, एंगल AOD एंड दूसरा एंगल कौन सा बेटा, BOC, एंड एंगल BOC आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बात समझ में आती है, ठीक है। कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे इसको फटाफट से, कॉपी कर लेंगे इस लोग को आप लोग। चलिए नेक्स्ट वी हैव टू लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, इफ वी हैव टू लाइंस, तो वो दो लाइनें क्या होंगी, या तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उन्हें हम बोल देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्चुअल में कैसी लाइंस होती हैं, अगर वो एक ही प्लेन पे ड्रॉन है ना, ड्रॉन है ना सेम प्लेन, अगर दोनों लाइनें सेम प्लेन पे लाई करी हैं, तो वो लाइनें क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती है बेटा आपका, पैरेलल लाइंस होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों के दोनों सेम प्लेन पे। ऐसा देखो, ये एक लाइन है, देना जरा, जैसे ये है आपका, ये प्लेन है, इस प्लेन, मेरा हाथ को प्लेन मानिए, एक लाइन ये है, दिस पेन इज इंडिकेटिंग अ लाइन, और एक लाइन ये है, तो ये दोनों को मैं क्या कहूंगा, पैरेलल लाइन से। क्या बोलूंगा, बिकॉज दोनों सेम प्लेन पे हैं। बट अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये क्या दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, नहीं, ये मीट भी नहीं करेंगे कभी, दे विल नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करेगी। ये लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेन्स, ये दोनों अलग अलग प्लेन्स पे हैं, ये दोनों अलग अलग प्लेन्स पे हैं। तो इसलिए इन लाइंस को आप पैरेलल नहीं बोलते, इनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायर क्लास में पढ़ोगे, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी के लिए अभी ये मान के चलो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेम प्लेन पे अगर दो लाइनें मैं बना रहा हूँ और दोनों कभी मिले ना, दोनों कभी मिले ना। लाइन क्या होती है, लेफ्ट राइट कहीं पे मूव कराओ कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से इसके लेफ्ट और राइट में कहीं पे ले आओ, कभी खत्म नहीं होगी। ये दोनों अगर नहीं मिल रही, तो ऐसी लाइंस को आप बोलते हो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर आप इन्हें बोलते हो पैरेलल लाइंस। या दूसरा क्या हो सकता है, ये लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन ऐसे चलेगी, दोनों लाइन क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देते हैं। ठीक है जी। फिर एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूं कि हमारी जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। अगर मान लो ये कितना है आपका, ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस की अगर बात करूंगा परपेंडिकुलर होगा। कोई बच्चा इसमें ये दिमाग मत लगाना, सर ये डिस्टेंस तो बड़ा हो जाएगा इन सबसे, ये डिस्टेंस नहीं है फिर, ठीक है। जो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम कैसे डिस्टेंस की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। हमेशा क्या रहेगा बेटा आपका, सेम रहेगा। बात समझ में आती है। लिख लो कि दो तरीके की अगर आपके पास लाइन है, या तो वो इंटरसेक्ट करती है, या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। कॉपी करेंगे इसको फटाफट से। अब बच्चों स्टार्ट होती है इस एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें।
इससे पहले जो पढ़ाई थी वो इसका मतलब नहीं बेकार है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक्सियम है। एक्सियम क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। एक्सियम क्या होता है, अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, आप यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हो, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा आपका, एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है विच कांट बी प्रूव, जिसको हम प्रूव नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हम जैसे बोल देते हैं कि जो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, वैसे सनराइज नहीं करता, धरती घूम रही होती है, बट हमने कह दिया यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, ठीक है जी। आप क्या इसको प्रूव करोगे, क्या नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, जिनको हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, एक्सियम्स, ठीक है। फिर एक और वर्ड आएगा आगे, दैट इज कॉल्ड थ्योरम, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, थ्योरम। थ्योरम ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग एक्सियम्स। इन एक्सियम्स का जो स्टेटमेंट्स है जिनको हमने प्रूफ नहीं करा, इनको हम एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ लेते हैं, इसका हम इस्तेमाल करके आपका क्या कर सकते हैं, थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। तो एक एक्सियम है, एक स्टेटमेंट है हमारे पास। क्या स्टेटमेंट है बेटा, कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर आपकी एक लाइन है बच्चे, ये आपकी एक क्या है, लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक रे है, इसके ऊपर क्या है बच्चे, आप इस तरीके से क्या बनाते हो, ये रे बनाते हो, ठीक है जी। आपने क्या बनाया, इसके ऊपर ये रे बनाई है, ठीक है जी। सो इसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, क्या होंगे, इसके दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, वैसे मुझे आप बताओ, ये चीज तो आपको बताई गई थी अभी अभी, कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, जो ये एंगल किसके द्वारा बनेगा, ए ओ, इसको मानते हैं बी सी। देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, वो किसके बराबर होगा, एंगल एओसी के। किसके बराबर होगा, एंगल एओसी। और एओसी कैसा एंगल है, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। हमने बोला था कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक लाइन है तो आई टोल्ड यू गाइस, ये एंगल कितना होता है बच्चे, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री का होता है। बात समझ में आती है। तो यही ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपका क्या है, कोई आपके पास क्या एक लाइन है और उस पर आपने एक रे बनाई है, क्या बनाई है आपने, एक रे बनाई है, तो उसके दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। और ये दोनों कैसे एंगल थे मुझे बताओ, ये एडजेसेंट एंगल्स को अभी भी मैंने एक स्पेशल नाम दिया था। हमने ये बोला था इनको लीनियर पेयर। क्या बोला था बेटा इनको, वी कॉल्ड देम लीनियर पेयर। क्या बोला था इनको हमने, लीनियर पेयर कब होते हैं, जब आपके एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बन जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसीलिए इसी एक्सियम को क्या बोला जाता है आपका, लीनियर पेयर एंगल्स एक्सियम, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम अभी पूरे चैप्टर में करते रहेंगे, ठीक है। इवन ट्राइंगल्स आ जाएगा आपका चैप्टर, वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे ज्योमेट्री में आप देखोगे कई दफा इसका इस्तेमाल होता है, इस एक्सियम का, ठीक है। तो हम लीनियर पेयर एंगल्स एक्सियम ना लिख के इन शॉर्ट इसे क्या लिख देते हैं, केवल आपका लीनियर पेयर। क्या लिख देते हैं बेटा आपका, केवल लीनियर पेयर। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। हम स्ट्रेट अवे क्या लिख देते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है जी। आपके पास ये चीज लिखी हुई है कि एओबी प्लस बीओसी, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 है। क्यों है, आप सीधा लिख दोगे लीनियर पेयर, बस इतना ही। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपका मन कर रहा है तो लिख दो, केवल क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। बात समझ में आती है। तो ये आपकी पहली एग्जाम है, ठीक है जी। तो लिख लेंगे इसको फटाफट से, इस एग्जाम को, एग्जाम 6.1। आपको ऐसे नंबर याद नहीं करना, एग्जाम 6.1 बस याद रहना चाहिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एग्जाम क्या है, वो क्या कहती है बच्चे आपका, कि अगर एक रे है, मतलब सॉरी एक लाइन है, उस पर आप एक रे बनाते हो, तो जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। नेक्स्ट जो एग्जाम है बच्चा हमारा, वो क्या है, इसी का जस्ट क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, अभी हम क्या बोल रहे थे, कि अगर आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक लाइन है, उस पर आप एक रे ड्रॉ करते हो, तो जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम कितना होगा, 180। क्या होगा, 180। मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने क्या करता हूं, कुछ एंगल्स आपके सामने बना देता हूं, ठीक है जी। चलिए, तो हम डी की मदद से चेक कर लेते हैं जरा।
तो ये जो हमारा डी है मैंने यहाँ पे रखा है इसको, ठीक है, प्रोटेक्टरिज्म कहते हैं। यहाँ से देखो इसको मैं यहाँ पे लाया, तो देखो बैकग्राउंड में देखना पीला कलर दिख रहा होगा ना, येलो कलर से हमने जो एंगल बनाया, तो ये दो एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स, इनका एंगल कितना आ रहा है, दोनों का सम 129 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 129 आ रहा है, ठीक है। ये नॉन कॉमन सम है, ये जो आपके एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम कितना आ रहा है, 129। क्या ये नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन लग रही है आपको, एक लाइन लग रही है, नहीं लग रही है। चलो यहाँ पे आते हैं, अब ये एंगल कितना चेक करते हैं, ठीक है जी। तो ये एंगल मैंने चेक करा कितना आ रहा है, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है आपका, 75 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपका, 75 आ रहा है। क्या जो नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बना रही है, नहीं बना रही है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब हमने क्या करा, जो आपके एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम देखा, तो वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो क्या बना रही है आपका एंगल 180, मतलब एंगल 180 डिग्री उनका सम, और ये दोनों की दोनों क्या है आपका, एक लाइन बना रही है। नॉन कॉमन आर्म क्या बना रही है, मिलके एक लाइन बना रही है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है, अगर आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमेशा क्या बनाएगी, एक लाइन बनाएगी। क्या बनाएगी आपका, एक लाइन। इससे पहले हमने क्या इन्फो बोली, हमने ये बोला कि अगर आपका एक लाइन है, आपको क्या बोला जा रहा है, एक लाइन है और आपने एक रे बनाई है, तो इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180। अभी नेक्स्ट केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इफ एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ये एंगल x और ये y है, अगर x और y, इफ x प्लस वाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो आप बोलोगे कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है आपकी AOB, देन AOB क्या हो जाएगा आपका, AOB इज अ लाइन। AOB क्या हो जाएगा बच्चा आपका, लाइन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अगेन हम क्या बोल सकते हैं आपको यहाँ पे, अगेन यू विल से कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको आप, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सिम, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म्स है इस एंगल की, इस एडजेसेंट एंगल की और y की जो एडजेसेंट एंगल है आपका, ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को, ठीक है। तो ये एग्जाम आप लोग कॉपी कर लेंगे फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपकी है चैप्टर में, दैट इज थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो लाइन आपकी क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है। दो लाइनें बना देते हैं पहले तो हम, एक लाइन हमारी ये है सर, ठीक है, एंड दूसरी लाइन भी ले लेते हैं, एक ये हमारी दूसरी लाइन है सर, ठीक है जी। दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन का नाम हम कर देते हैं AB, इसका नाम क्या है, AB, और इसका नाम है CD। किस पॉइंट पे मीट करते हैं बच्चे, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं आपका, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो आपसे बोलता है अगर दो लाइनें आपका इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट O पे, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, कैसे पूछा जाएगा, प्रूव दैट, आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, इसको हटा देगा, थ्योरम 6.1 हटा देगा, देगा प्रूव दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से तुम्हारी अब ज्योमेट्री का श्री गणेश होता है। अभी तक तो हम केवल बेसिक पढ़ रहे थे, अब यहां से आप देखो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप मान के चलिए यही है आपका कि आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, प्रूव वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ज्योमेट्री में, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा आपका, गिवन लिखते हैं। फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लिया, फिर जो प्रूफ करना है हमें वो प्रूफ करने वाली चीज लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या चलाते हैं, अपना प्रूफ चलाते हैं। क्या चलाते हैं कि उसको प्रूफ कैसे कराएगा, उसको चलाने को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रूफ बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन है आपको AB एंड DC लाइन इंटरसेक्ट 8 पॉइंट O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट O पे क्या कर रही हैं, आपकी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। देन आपको प्रूफ क्या करने को बोल रहा है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करने को बोल रहा है जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है उनको आप प्रूफ कर दो इक्वल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, अभी मैंने बताया था
भाई ये एक V बन रहा है यहाँ पे, एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दूसरा आपका ये है नहीं है? एक ये वर्टिकली अपोजिट एक ये, इसका नेमिंग कैसे होगी? AOC। क्या है बेटा? एंगल AOC है और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? BOD है उसके। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो है ये दोनों बराबर होंगे, आपको प्रूफ करना है। इन्हीं दो को क्या बोलते हैं हम लोग? मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमने पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े। पेयर ऑफ एंगल्स में हमने बहुत सारे पढ़े, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आपका एडजेसेंट एंगल पढ़ा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा, फिर पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारे के सारे क्या पेयर्स हैं। इन पेयर्स में फिर हमने बात करी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी कि उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? इट इज 180 डिग्री। पहली बात तो ये पढ़ी। फिर अब देखो उन्हीं पेयर ऑफ एंगल्स में हम किसकी बात करें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। ये जो दो पेयर ऑफ एंगल्स है दोनों क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये एंड साथ साथ ये भी तो क्या है आपके? ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, है नहीं है? कौन सा एंगल? AOD, ये और ये पेयर। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। AOD किसके बराबर प्रूफ करना है आपको? एंगल BOC के। जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको प्रूफ करके दिखा देना है। क्लियर है? तो हमने 2 प्रूफ लिख दिया। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो चीज आपने पढ़ी है उसी का उपयोग हम करने वाले हैं। ध्यान से देखो, आप बताओ, AB एक लाइन है, AB क्या एक लाइन है? AB एक लाइन है और उस पर OC एक क्या है? रे है, ठीक है। सो AB इज अ लाइन, AB क्या आपका एक लाइन है। देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल AOC। हमने क्या पढ़ा था? अगर एक लाइन ऐसी है और इस पे एक रे आप बनाते हो तो ये अगर दो एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या लिख दोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसा क्यों है आपने बताना है ना, ऐसा क्यों लिख रहे हो आप लोग, तो आप रीजन भी बताओगे। तो देखो ना ध्यान से बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो नीली वाली क्या है? एक लाइन है। AOB एक, AB क्या एक लाइन है, AB एक लाइन है। तो ये हरा वाला और ये सफेद वाले दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। वजह क्या थी? लीनियर पेयर। तो इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, तो एंगल AOC और एंगल BOC इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? विल बी 180 डिग्री। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा जी? रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। केवल लीनियर पेयर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है आप लोग? समझ में आता है? नेक्स्ट है आपका ये रेड लाइन है। अभी आप पहले ये दो एंगल लो, ये दो एंगल ले लिए, आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर। पहले आपने ये दो एंगल लिए, अब आप इन दो एंगल्स को ले लो। किसको ले रहे हो? इन दो एंगल्स को ले रहे हो। तो ये कैसे लोगे? आप देखो, CD क्या है आपका? एक लाइन है। CD इज अ लाइन। तो आप फिर से ये चीज लिखेंगे, CD इज अ लाइन। CD आपका लाइन है, तो मुझे बताओ देन एंगल, अगर बच्चे CD लाइन है तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD। बेटा ये लाइन है रेड वाली, तो इस पे ये एक एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे एक रे है आपकी क्या जा रही है? OB जा रही है। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये, दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं? आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो क्या आप कह सकते हो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगेन सेम रीजन। क्या रीजन रहा? लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। इतनी बात समझ में आती है? अब मुझे एक बात बताओ, आप, मैं बोलता हूं भाई A किसके बराबर है? X के बराबर है। B किसके बराबर है? X के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं A और B भी क्या है? बराबर है। A X के बराबर था, B X के बराबर, तो इसका मतलब A और B भी क्या है? बराबर है भाई। ठीक है, मेरा मास, मतलब मेरा मास क्या है? किसी कोई क्वांटिटी है, m क्वांटिटी, उसके बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से दक्ष है, उसका भी मास m क्वांटिटी के बराबर है। इसका मतलब हम दोनों का मास क्या है? सेम है, बराबर है। तो वही चीज आप क्या करोगे? फ्रॉम 1 into कंपेयरिंग 1 into, आप दोनों को कंपेयर करो। ये भी 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों का सम भी किसके बराबर? 180 डिग्री। तो आप दोनों को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर दे रहे हो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, या इक्वेटिंग आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इक्वेटिंग कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है? इक्वल है। तो हमने क्या लिख दिया? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। तो क्या होगा बेटा? इन दोनों का सम 180 था, इन दोनों का सम 180, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? एंगल AOC किसके, एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा बेटा?
एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी। अब मुझे बताओ बीओसी से बीओसी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बीओसी था, यहाँ पे बीओसी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपका फाइनली एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। यही तो प्रूफ करना था आपको, हो गया प्रूफ, हुआ नहीं हुआ, यही तो प्रूफ करना था। अभी दूसरे वाले पार्ट को भी देखते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है? अच्छा नाउ मुझे ये बताओ इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है चलो, हाँ बेटा बोल। हाँ भाई 2 मिनट रुक सकता है तू, भाई तेरे ज्ञान को मैं सलाम करता हूँ, 2 मिनट रुक जा, मैं एंड में आपको बता दूंगा। आपको पता तो कर तो सकते सिमिलरली करके, क्या करेगा सिमिलरली करके बता, किन दोनों को इक्वल। हाँ इससे पहले भी तू सर बोला था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे सर क्यों बोला था, यहाँ पे भी सर बोले था, मैंने रुकने को कहा था, अरे बोला था। ये सब बैठे हैं पढ़ ले, रुक जा 2 मिनट, ठंड रख भाई। सिमिलरली करके अब एक बार लिख लो ना, घिसने में क्या जा रहा है आपको कलम, एक साल नहीं किसी इसलिए दिक्कत तो हुई, सीखेगा उसको दोबारा से, ठीक है जी। आपको प्रूफ करने को बोल रहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिमिलरली करके, तो फिर लिखी तो ऐसी, आप बेसिक सिमिलरली करके चलते चलो। अभी लिख लो, अभी से काम चोरी मत करो, अभी तो स्टार्ट कराया मैंने ज्योमेट्री, सिमिलरली कर ले सर, सिमिलरली। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एंगल एओसी एंगल बीओडी के बराबर आ गया। आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई साहब, इसको और इसको प्रूव कर सकते हो इक्वल। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, आपने देखो अभी अभी क्या करा, देखो मुझे जब इसको और इसको प्रूव करना था इक्वल, तो मैंने एक बार क्या लिया, इसको और इस एंगल को लिया, ध्यान समझना, मैंने इस एंगल को और इस एंगल को लिया, ठीक है, फिर इसको और इसको लिया, इन दोनों का सम 180 करा और इसका और इसका सम 180 करा। अब मुझे इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, एक बार इसका और इसका सम तो 180 आ चुका है, जो कि मेरी सेकंड इक्वेशन है, देखो ना, इन दोनों का सम क्या है 180 आ चुका। अब इन दोनों का सम भी कितना होगा बेटा, ए बी क्या है आपका, एक लाइन है ना, ए बी क्या है बच्चे आपकी, एक लाइन है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, सिंपल से हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा, इसमें सिमिलरली करने की कोई जरूरत नहीं, एक आध स्टेप ही बढ़ रहे हैं बस आपके। अब आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से लिखना है इस चीज को आप लोग ना, आप फिर से लिखेंगे, ए बी क्या है बेटा आपका, ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, ए बी आपकी लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो आप लिखोगे एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी है नॉट सी, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्यों भाई, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चा आपकी, चौथी होगी, कौन सी होगी जी, चौथी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 180 है, सेकंड इक्वेशन देखो, इन दोनों का सम भी कितना है आपका 180 है, कितना है आपका 180 है, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकते हैं, तो आप लिख दोगे इक्वेटिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, तो आप लिखोगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। तो बी ओ डी से बी ओ डी कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या आ गया, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये तो है बी ओ सी और ये क्या आपका ए ओ डी, दोनों क्या कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या प्रूफ हो गया कि एंगल एओसी और एंगल बीओडी और एंगल एओडी और एंगल बीओसी दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चे, इक्वल प्रूफ हो गए, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, तो इसी तरीके से आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में भी प्रूफ कर सकते हो, कैसे, आप इनका थोड़ा सा नामकरण कर दो, आपको एंगल एओडी बीओडी लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इन शॉर्ट कैसे कर सकते हो बता देता हूं मैं। अब ये तेरे ले बेटा दक्ष, तेरे को सिमिलरली वाला सीन चाहिए था ना,
आप इसको मान लो क्या, हट जा भाई, x इसको मान लिया आपने, y इसको मान लिया z और इसको मान लिया आपने w। ठीक है, ये आपके एंगल्स है। बात समझ में आती है? आप क्या लिखोगे? AB क्या है? AB इज अ लाइन। AB अगर लाइन है तो x प्लस वाई, मैंने जो करा अभी बता दे रहा हूं, वापस से रिकॉल करा रहा हूं। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। ध्यान समझना, वहां पर हम पूरा पूरा एंगल लिख रहे थे, AOB BOD ऐसा करके लिख रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा x प्लस वाई कितना हो गया मेरा? 180 डिग्री हो गया। ठीक है जी। एंड उसी तरीके से आपका CD क्या है? CD इज अ लाइन, ये भी लाइन है बेटा। तो आप क्या बोलोगे? अगर CD लाइन है तो उसके बाद ये y और z एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा एक बात भूल गए, हमें क्या लिखना है इसके आगे? लीनियर पेयर जरूर लिखना है, लीनियर पेयर लिखना है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, इसके आगे भी क्या लिखूंगा? लीनियर पेयर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम 1 इंटू एक्स प्लस वाई 180 के बराबर, y प्लस जेड भी किसके बराबर? 180 के बराबर। तो देयरफॉर यू कैन से दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू y प्लस जेड। आपने क्या करा? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करा तो x प्लस वाई y प्लस जेड के बराबर है। y से y कैंसिल, तो x किसके बराबर आ गया बच्चे? z के बराबर आ गया। x किसके बराबर आ गया आपका? z के बराबर आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, x और z दोनों पेयर है, तो दोनों के आगे आपके बराबर आ गए। नाउ अगेन बात करो, AB क्या है बच्चे आपका? AB इज अ लाइन। देन आप क्या कह सकते हो? W प्लस जेड, W प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर। तो इसे आप बना दीजिए अपनी चौथी इक्वेशन, इसे बना लो आप अपनी तीसरी। इसको तीसरी बना, इसी को हमने तीसरी बना लिया। तो क्या हो जाएगा जी? फ्रॉम इक्वेशन या कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन इक्वेट करेंगे? मुझे किसको बनाना है इक्वल? W और Y को बनाना, W और Y को। W और Y कौन सी इक्वेशन में? एक तो आपका कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है W प्लस जेड, और y प्लस जेड आ रहा है यहाँ पे। तो आप कौन सी इक्वेशन कंपेयर करोगे? थर्ड एंड सेकंड। इक्वेटिंग थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बेटे? y प्लस जेड बराबर होगा w प्लस जेड के, z से z कैंसिल, y किसके बराबर आ गया? w के। तो y किसके बराबर आ गया आपका? w के। तो फ्रॉम अबव यू कैन से दैट from above vertically pair of opposite angles are equal. Opposite angles are equal. तो x किसके बराबर आया? z के बराबर, एंड y किसके बराबर आ गया? w के बराबर। इससे पहले आप थोड़ा सा लिख देंगे, गिवन क्या है बच्चे? हमें गिवन क्या है? AB एंड CD लाइन इंटरसेक्ट एट O। किस पे इंटरसेक्ट करती है? आपका O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एंड टू प्रूव लिख दो यहाँ पे, बस टू प्रूव लिख देंगे। आपको क्या प्रूव करना है जी? x z के बराबर है एंड y w के बराबर। ये आपका टू प्रूफ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको? मैंने दो बार सेम क्वेश्चन बता दिया इन टू वेज। यहाँ पर हमने एंगल्स को छोटा छोटा x y z मान लिया है और w मान लिया है। वहां पर हम पूरा का पूरा AOD BOD करके कर रहे थे। तो आपको अब दोनों चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको। ठीक है, चलिए बेटा, जो मैंने अभी जो आपको ना इसको इस फॉर्म से कराया था टेस्ट एक्स वाई जेड लेके, ये आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लगा होगा। अगर आप एग्जाम में करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम एंगल्स को प्रॉपर पूरा नेम लेके हम पूरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी लगता है तो बच्चों कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज ये भी सिंपल है और ये भी उससे ज्यादा सिंपल है। सिंपल इसलिए बिकॉज छोटा है, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग AOD हम एक्स बोल दे रहे हैं सीधा, तो आपको थोड़ा सा ना जल्दी चीजें समझ में आती है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं। हालांकि दोनों को करने का तरीका सेम ही था, कुछ अलग नहीं था उसमें। ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।
आई होप आपने कॉपी तो कर लिया होगा इसको। एंड ये था हमारा ना इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑफ दिस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, पहली एक्सरसाइज का। अब इसके बाद से हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं आई गेस, और उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।